नमस्कार, संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, अपना जो टॉपिक चल रहा था बीएससी फाइनल ईयर के अंदर, वो क्या चल रहा था, 4th यूनिट चल रही थी एमिनो अम्ल। तो अपन ने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर बात की थी कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण कैसा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था एमिनो अम्ल बनाने की विधियाँ। यहाँ तक हो गया था। फिर अपन ने कहा था इसकी केमिकल रिएक्शन चल रही थी। आपने कहा केमिकल रिएक्शंस जो थी आपने कहा दो कैटेगरीज में डिवाइड की। एक क्या पढ़ी, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, और ये भी पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी। आपने कहा बी की बात कर लेते हैं, COOH समूह के कारण अभिक्रियाएं। देखिए एसिड समूह की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। तो आपने कहा एसिड जनरली क्या होता है, आपने कहा एसिड के कुछ तो क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं। या अपन इसको गर्म करने पर क्या हटा सकते हैं, CO2 हटा सकते हैं, या फिर इसका क्या कर सकते हैं, अपचयन। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आपने कहा किससे अभिक्रिया कराओ, आपने कहा क्षार के साथ क्या करा दो, अभिक्रिया। देखो क्षार के साथ अभिक्रिया जब करवाएंगे तो आपको पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण। तो देखो पहले वाली जो अभिक्रियाएं थी उसमें रिएक्शन कौन कर रहा था, NH2। अब रिएक्शन कौन करेगा, आपने कहा एसिड समूह है, ठीक है। तो आपने कहा ये एसिड है, इस एसिड की अभिक्रिया करा दो। आपने कहा किससे कराएं, कोई भी अपन ने कहा क्षार ले लो। जैसे अपन ने क्या ले लिया, आपने कहा NaOH ले लिया। अब NaOH से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से तो क्या हट जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, RCH NH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव और Na+, यानी सोडियम क्या बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। दूसरा देखिए सेकंड, आपको पता है जब भी इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, आपने कहा एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराओ तो क्या बनता है, एस्टर। तो अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट एस्ट्रीकरण। देखो कैसे, आपने कहा RCH NH2, ये क्या बन गया, RCO, और ये क्या है, OH। अभिक्रिया करा दो R-OH। अब एक चीज देखो कि जब भी अपन किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप लेते हैं तो आपने कहा अगर एक ग्रुप की रिएक्शन करानी है, एक की ग्रुप की रिएक्शन नहीं करानी है, तो इस ग्रुप का क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्शन कर दिया जाता है। लेकिन अपन इन अभिक्रियाओं को सीधी ही लिख रहे हैं। तो आपने कहा यहाँ से तो क्या हट जाएगा, आपने कहा H2O, और क्या बन जाएगा, RCH NH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, और ये क्या बन जाएगा, R-। एस्टर का बनना क्या कहलाता है, एस्ट्रीकरण। नेक्स्ट देखो थर्ड, अगर आपको कह दे रिएक्शन करा दो किससे, आपने कहा अम्ल क्लोराइडों का निर्माण करा दो, तो ऐसे कहा जाता है अम्ल क्लोराइडों का निर्माण। कैसे बनेंगे, देखिए आपने कहा ये क्या लिया, RCH NH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। आपने कहा रिएक्शन करा दो, फास्फोरस का कोई सा भी हैलाइड ले लो। अब वही बात है, फास्फोरस का हैलाइड लेंगे तो ये भी अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन अपन कंसिडर नहीं कर रहे, अपन यही मान रहे हैं कि इसकी अभिक्रिया किससे करानी है। आपने कहा एसिड समूह पार्टिसिपेट कर रहा है, और एसिड समूह जब पार्टिसिपेट करेगा तो आपको पता है फास्फोरस के हैलाइडों का एक काम होता है, जहां पर भी OH बॉन्ड दिखता है उसको तोड़ देते हैं, हेलोजन को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आपने कहा इनका मतलब है एसिड समूह की जितनी भी अभिक्रियाएं नॉर्मल पढ़ते हैं वो सब भी अभिक्रियाएं कौन देते हैं, एमिनो एसिड। अब देखो अगर अपन नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़े फोर्थ, आपने कहा फोर्थ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, आपने कहा CO2 हटा दो। CO2 का हटना क्या कहलाता है, आपने कहा विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। देखो विकार्बोक्सिलीकरण में क्या करेंगे, आपने कहा ये लिया अपने पास में कोई भी एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड में क्या करो, आपने कहा इसको उच्च ताप पे गर्म कर दो। जैसे इसको उच्च ताप पे गर्म करेंगे यहाँ से क्या हट जाएगी, CO2, और आपने कहा CO2 हटते ही ये किसका निर्माण हो गया, आपने कहा 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो गया, और यहाँ से CO2 हट गई। CO2 का हटना क्या कहलाता है, विकार्बोक्सिलीकरण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसका अपचयन। अपचयन करा दीजिए। देखो अपचयन कराएं तो आपने कहा ये है अपने पास में RCH NH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। अपचयन कराओ किससे, आपने कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। कितने हाइड्रोजन काम आते हैं, 4। अपचयन कैसे होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ता है, 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, क्या बन गया, RCH, इधर क्या जुड़ गया, NH2, ये क्या था, CH2, ये OH। किसका निर्माण हो जाता है, आपने कहा संतृप्त अल्कोहल का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये कौन से समूह की हैं, आपने कहा COOH समूह की। दोनों पढ़ चुके। कुछ अभिक्रियाएं किसकी पढ़ी, आपने कहा NH2 समूह की।
कुछ अभिक्रियाएं किसकी पड़ी, आपने कहा COOH समूह की। अब आती है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में क्या कहते हैं, अब अभिक्रियाएं ऐसी पढ़ेंगे जिसमें एसिड और NH2 दोनों समूह क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी है संयुक्त अभिक्रियाएं। देखो संयुक्त अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आपने कहा एक तो रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें कौन सी, डेकिन वेस्ट अभिक्रिया। देखो ये डेकिन वेस्ट अभिक्रिया क्या होती है, डेकिन वेस्ट अभिक्रिया में क्या होता है, देखो आपने कहा RCH NH2 C डबल बॉन्ड OH। आपने कहा इसकी अभिक्रिया कराओ किससे, आपने कहा एनहाइड्राइड से। जैसे इसकी एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराई जाती है क्या बन जाता है, आपने कहा RCH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पे भी क्या बन जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है CH3। तो आपने कहा इस अभिक्रिया में आपने NH2 और एसिड दोनों समूह क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आपने कहा इसकी जो संयुक्त अभिक्रियाएं हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, आपने कहा उष्मा का प्रभाव। देखो सेकंड पढ़ रहे हैं इसमें उष्मा का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। देखो उष्मा का प्रभाव जब पढ़ते हैं तो आपने कहा स्थिति लेनी पड़ेगी, स्थिति के आधार पर अपन पढ़ चुके हैं। एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा और गामा। आपने कहा सबसे पहले देखो अल्फा अमीनो एसिड लेते हैं। आपने कहा अल्फा अमीनो एसिड लेंगे तो आपने कहा जैसे ये ले लिया RCH NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अब आपने कहा इसके 2 मोल काम आएंगे, एक और लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेते हैं RCH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और ये क्या हो गया NH2। अब आपने कहा जैसे इस कंपाउंड को गर्म करेंगे, आपने कहा यहाँ से क्या हट जाएगी, आपने कहा H2O, तो 2 क्या हट गए H2 और क्या बन गया, देखो चक्रीय संरचना का निर्माण हो गया RCH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH फिर CH और फिर क्या बन गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या था NH इससे जुड़ा हुआ। लेकिन आपको पता है कि जब भी अपने पास में चक्रीय संरचनाएं बनती हैं तो अपन इनको इस तरह लिखने की बजाय ऐसे लिखते हैं कार्बन NH, ठीक है, सॉरी कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे क्या जुड़ा हुआ है CH, इस पे क्या लगा हुआ है R, फिर क्या है NH, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर क्या है R, फिर क्या जुड़ा हुआ है NH और ये इससे इस तरह से। तो यानी इस प्रकार की जो चक्रीय संरचनाएं हो जाती हैं। तो आपने कहा यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिडों को जब गर्म किया जाता है तो आपने कहा 2 अणु काम आते हैं और 2 अणु काम आने पर किसका निर्माण हो जाता है, चक्रीय संरचनाओं का। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन सेकंड। देखो आपने कहा दूसरा क्या लेते हैं, आपने कहा बीटा एमिनो एसिड। देखो बीटा एमिनो एसिड जब लिया जाता है तो आपने कहा NH2 समूह को किस पे लगाना है, आपने कहा बीटा पे। तो देखो RCH NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और इसको ऐसे लिख दिया OH। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा जैसे इसको गर्म करेंगे तो आपने कहा यहाँ से क्या हट जाते हैं, आपने कहा H2। दूसरा क्या लेते हैं, आपने कहा बीटा एमिनो एसिड। देखो बीटा एमिनो एसिड क्या होता है, तो आपने कहा बीटा एमिनो एसिड के अंदर NH2 जो समूह होता है वो कहाँ पे लगाना है, बीटा पे। तो आपने कहा ये एसिड था, ये अल्फा थी और इस बीटा पे क्या लगा दो, आपने कहा NH2 समूह। अब देखो जैसे ही आपने कहा इस कंपाउंड को अपन गर्म करेंगे तो आपने कहा अल्फा पे जो है हाइड्रोजन वो सक्रिय होती है। आपने कहा अल्फा हाइड्रोजन सक्रिय होने के कारण आपने कहा जैसे इनको गर्म करते हैं यहाँ से क्या हट जाती है, आपने कहा NH3 का हटना क्या कहलाता है, आपने कहा अमोनिया हट गई और क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। किसका निर्माण हो जाता है, देखो एसिड की कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये कौन सी है, बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का। अब बात करते हैं थर्ड। आपने कहा गामा एमिनो एसिडों की। देखिए गामा अमीनो अम्ल जब होते हैं तो आपने कहा गामा स्थिति पर लगाओ या गामा से अधिक कोई भी हो सकता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है H, एसिड है, ये इसकी कौन सी स्थिति है, अल्फा, ये कौन सी है, बीटा और ये कौन सी हो गई, आपने कहा गामा। गामा पे क्या लगा दो, आपने कहा NH2 को भी ऐसे लिख लेते हैं। आपने कहा इस कंपाउंड को गर्म करो, आपने कहा जैसे कंपाउंड को गर्म करेंगे चक्रीय संरचनाएं बनेंगी लेकिन 2 अणुओं की जरूरत नहीं है, एक में से ही क्या हट जाएगा, H2O। देखो क्या बन गया, आपने कहा R, ये क्या था CH, किससे जुड़ा हुआ था,
आपने कहा CH2 से, ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, इस CH2 से, इसमें क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या था आपने कहा NH, ये आपस में जुड़ गए। कितने सदस्यीय संरचना बन गई 5। इस 5 सदस्यों को दर्शाने के लिए अपन ऐसे लिख लें CH2 ये लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा चक्रीय संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। और आपने कहा अल्फा बीटा और गामा तीनों के अंदर अपन उष्मा का प्रभाव देखते हैं, तीनों चीजें क्या होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक अपना जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो क्या हुआ है, आपने कहा सबसे पहले तो एमिनो अम्ल, और फिर क्या हुई है आपने कहा एमिनो अम्लों की आपने कहा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आपने कहा एमिनो एसिड की रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहले NH2 समूह की अभिक्रियाएं, फिर आपने कहा दूसरी COOH समूह की अभिक्रियाएं, और तीसरी इनकी आपने कहा कॉमन या संयुक्त अभिक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 नाम आएंगे और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से, देखो एक नाम तो आता है किसका, ज्विटर आयन का, ठीक है, और एक जो नाम आता है वो क्या आता है समविभव बिंदु। देखो दोनों पॉइंट क्या है, देखो ज्विटर आयन और समविभव बिंदु कैसे हैं, आपने कहा अपन लेते हैं कोई भी RCHCOOH और ये NH2, ठीक है, ये क्या है एमिनो समूह, ये क्या है एसिड समूह है। आपने कहा अम्ल हमेशा क्षार से विक्रिया करता है, और ये क्षार है ये क्या करता है अम्ल से अभिक्रिया। तो आपने कहा अलग अलग अभिक्रिया होने के बजाय इनमें आपस में भी तो क्या हो सकती है अभिक्रिया। तो आपने कहा कोई भी एमिनो एसिड है उसके अंदर एसिड और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह उपस्थित होने के कारण आपस में यहाँ पे क्या हो जाती है अभिक्रिया। नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आके कौन जुड़ जाता है, ये H, क्या बन गया RCH, ये क्या बन गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, और ये क्या रह गया आपने कहा NH3+, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपने कहा यहाँ पे जैसे ये बना तो आपने कहा प्लस और माइनस होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं लवण, यानी ये आंतरिक लवण का निर्माण हो जाता है, और ये जो आंतरिक लवण है इसका ही नाम क्या होता है ज्विटर आयन। अब एक चीज देखिएगा, अगर अपन ऐसे कहें कि एमिनो अम्ल जो है उनके अंदर एसिडिक या अम्लीय व्यवहार किसके कारण प्रदर्शित होता है, तो दिमाग में आता है COOH समूह के कारण। और ऐसे पूछे क्षारीय व्यवहार किसके कारण प्रदर्शित होता है, तो दिमाग में आता है NH2 सर्किन, लेकिन गलत हो जाता है। कैसे, अब एक बात बताओ, अगर आप इसकी अभिक्रिया कराओ किसमें, आपने कहा अम्लीय माध्यम में, तो आपने कहा अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं जैसे H+ से, तो H+ से अभिक्रिया कौन करता है क्षार। अपन ने क्या सोच रखा है NH2, लेकिन एक बात बताओ नाइट्रोजन पे लोन पेयर बचा क्या, नहीं, इस पे तो पहले से कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये H+ आके कहाँ जुड़ता है, आपने कहा COOH के कारण। तो आपने कहा अम्लीय व्यवहार सोचते तो किसके कारण है NH2 के कारण, लेकिन ज्विटर आयन बनने के कारण अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कौन करता है, आपने कहा ये एसिड समूह के कारण कौन सा व्यवहार प्रदर्शित होता है, आपने कहा अम्लीय व्यवहार। दूसरा देखो, ऐसे अगर अपन कहीं क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराएं, अब अपने दिमाग में आएगा कि क्षार है तो अभिक्रिया कौन करेगा, आपने कहा अम्ल अभिक्रिया करेगा, लेकिन नहीं, आपने कहा यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव से अभिक्रिया कर सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो क्षारीय व्यवहार है तो वो किसके कारण व्यवहार रहेगा क्षार के में, तो आपने कहा NH2 समूह के कारण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एसिड होता है वो कौन सा व्यवहार दर्शाता है, आपने कहा क्षारीय, और जो क्षार है वो कौन सा व्यवहार दर्शाता है, आपने कहा अम्लीय। और आपने कहा कैसे पता, आपने कहा यहाँ पे क्या बन जाता है ज्विटर आयन। अब आपने कहा बना तो दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि ये ज्विटर आयन बनता है या नहीं, तो देखिए ऐसे कहा जाता है कि कोई भी अगर एमिनो एसिड है तो अगर आपने कहा ये 2 समूह से बनके मिलकर बना होता है, एक तो इसमें क्या है नॉर्मल अम्ल और एक इसमें क्या है नॉर्मल NH2 समूह है। अगर ऐसे कहा जाए कि एमिनो एसिड अगर ऐसे होते तो इसके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं कम, लेकिन आयन बनने के कारण देखो प्लस और माइनस आ गया, और आपको पता है चार्ज जो होते हैं उनमें क्या लगता है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो आपने कहा यहाँ पे जो ज्विटर आयन बनने के कारण
जो आपके एमिनो एसिड हैं, एक तो उनके क्वथनांक और गलनांक कैसे हो जाते हैं, आपने कहा उच्च, और उच्च क्वथनांक और गलनांक तभी हो सकते हैं जब ये किसके रूप में पाए जाते हैं, आपने कहा आयन के रूप में। दूसरी चीज देखिए, आपने कहा इससे पता नहीं चलता तो फिर ये कहते हैं कि इसमें क्या पाए जाते हैं, आपने कहा द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, म्यू बराबर होता है क्यू गुणा डी, और क्यू क्या होता है, आवेश। अब देखो अगर ये उदासीन होता तो इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज है क्या, नहीं। अब अगर चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो, तो यहाँ पे म्यू का मान क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने कहा यहाँ पे ज्विटर आयन पाए जाते हैं, इसीलिए इसके लिए म्यू का मान क्या आता है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है म्यू का मान जिसके लिए नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है वो कैसी संरचना होती है, आपने कहा ध्रुवीय संरचना होती है। तीसरी चीज देखिए, आपने कहा एक बार क्वथनांक से पता कर सकते हैं, दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण से। अब अगर तीसरा देखो, तीसरा देखी जाती है क्या, इसकी विलेयता। विलेयता के लिए ऐसे कहते हैं कि समान हमेशा किसको बोलता है, आपने कहा समान को बोलता है। आपने कहा अगर उदासीन होते तो आपने कहा ये किस में घुलने चाहिए थे, अध्रुवीय विलायकों में, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे ज्विटर आयन पाए जाने के कारण इनकी विलेयता होती है वो जल में क्या होती है, ज्यादा, और जल खुद कैसा होता है, आपने कहा ध्रुवीय यौगिक होता है। तो अपन कहेंगे कि ज्विटर आयन प्रेजेंट होने के कारण समान हमेशा समान को घोलेगा, इसलिए विलेयता किस में होती है, आपने कहा ध्रुवीय विलायकों में इसकी विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है अपना पॉइंट कौन सा, ज्विटर आयन। अब बात करते हैं कि इसमें जब ज्विटर आयन बनेंगे तो अब नाम आएगा दूसरा समविभव बिंदु। देखो समविभव बिंदु क्या है, आपने कहा देखिए एक चीज आप इसको थोड़ा सा एक बार समविभव बिंदु पढ़ाऊं उससे पहले आपने कहा ये ध्यान रखना आप ज्विटर आयन में ना कि अम्लीय माध्यम में तो कौन सा व्यवहार दर्शाता है, क्षारीय, और क्षारीय माध्यम में कौन सा व्यवहार दर्शाता है, अम्लीय। लेकिन जो सोचते हैं उसका जस्ट विपरीत। अम्लीय व्यवहार सोचा तो COOH समूह के कारण है, लेकिन होता किसके कारण है, NH2 समूह के कारण। और क्षारीय व्यवहार किसके कारण सोचा जाता है, NH2 समूह के कारण, लेकिन होता किसमें है, आपने कहा होता किसके कारण है, COOH समूह के कारण। अब देखो समविभव बिंदु क्या है, आपने कहा कि कोई भी अगर अपने पास में नॉर्मल आयन है, धन आयन और ऋण आयन, आपने कहा जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखें तो देखो समविभव बिंदु पढ़ रहे हैं। आपने कहा कोई भी अपने पास में क्या है, धन आयन और ऋण आयन, ये लिया। आपने कहा एक क्या लगा देते हैं इसमें एनोड, और एक क्या लगा देते हैं इसमें कैथोड। ये एनोड लगाया, ये क्या लगा दिया, कैथोड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एनोड कैसा है, पॉजिटिव, तो जो ऋण आयन होते हैं वो तो किसकी तरफ चले जाते हैं, एनोड की ओर, और जो धनायन होते हैं वो किसकी तरफ चले जाते हैं, कैथोड की ओर। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि कोई भी अगर अपने पास में है एमिनो अम्ल, तो आपने कहा एमिनो अम्ल होते हैं वो भी क्या बना देते हैं, आपने कहा ज्विटर आयन बना देते हैं। अब ज्विटर आयन क्या होता है, आपने कहा ये जो है ये क्या कहलाता है, ज्विटर आयन। अब आपने कहा कि अलग अलग एमिनो एसिड हो सकते हैं, आपने कहा एमिनो एसिड भी 3 हैं, कौन कौन से हैं, आपने कहा अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, तीनों हैं। आपने कहा हर एक एमिनो एसिड के लिए एक निश्चित पीएच होती है, उस पीएच पर उसमें किसका निर्माण हो जाता है, आपने कहा ज्विटर आयन का। ठीक है। अब इसने कहा जैसे ज्विटर आयन का निर्माण हो जाएगा तो देखो इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। अब अगर आप इस एमिनो अम्ल को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो आपने कहा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण ना तो ये किधर गति करता है, कैथोड की ओर, ना ये किधर गति करता है, एनोड की ओर, और ऐसा जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, समविभव बिंदु। तो समविभव बिंदु का मतलब क्या है, आपने कहा प्रत्येक एमिनो अम्ल में एक निश्चित बिंदु पर किसका निर्माण होता है, ज्विटर आयन का। ऐसे नहीं कि हर किसी में हो जाएगा। अब देखो अगर अपन इसको किस में रखें, आपने कहा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में क्या होगा, आपने कहा इस पे H जुड़ जाएगा, और आपने कहा H जुड़ते ही तो क्या हो गया, COOH, ये क्या रह गया, NH3+। तो देखो अम्लीय माध्यम में इस पे कौन सा चार्ज पाया जा रहा है, पॉजिटिव, और आप बताओ पॉजिटिव चार्ज पाए जाने के कारण ये अम्लीय माध्यम में किसकी तरफ गति करेगा, आपने कहा कैथोड की ओर। अब आपने कहा माध्यम कौन सा ले लो, क्षारीय, क्षारीय माध्यम में क्या गति होगी,
आपने कहा ये क्या बन गया, RCH, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये H देते यहाँ से क्या बन गया, NH2। चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, एनोड की ओर। तो आपने कहा ये किसकी तरफ गति करते हैं, आपने कहा एनोड की तरफ, लेकिन एक निश्चित पीएच पे, एक निश्चित पीएच पे। आपने कहा धनायन और ऋणायन है, उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर। अब धनायन और ऋणायन की सांद्रता बराबर होने का मतलब क्या है, इसमें क्या बन जाता है, ज्विटर आयन बन जाता है। देखो ये ज्विटर आयन नहीं है, ये भी ज्विटर आयन नहीं है। ज्विटर आयन का मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए। तो आपने कहा ज्विटर आयन बन गया, और आपने कहा ज्विटर आयन बनने के कारण अब ये जो भी एमिनो एसिड है ये ना तो एनोड की ओर तरफ जाता है ना कैथोड की तरफ जाता है, दोनों तरफ ही गति नहीं करता। ऐसा बिंदु क्या कहलाता है, समविभव बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें किसकी, आपने कहा एमिनो एसिड ले लेते हैं तीनों। पहला आपने कहा एमिनो एसिड कैसे हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। तो देखो ऐसे कहा जाता है कि जब अपने पास में उदासीन एमिनो अम्ल होते हैं तो इनके लिए जो ज्विटर आयन का निर्माण होता है वो कौन सी पीएच पे होता है। तो आपने कहा पीएच का जो मान है वो लगभग कितना रहता है, 5.5 से लेके और 6.8 तक की जो पीएच है उसमें उदासीन एमिनो अम्ल है वो किसका निर्माण कर देते हैं, आपने कहा ज्विटर आयन का। जैसे एक उदाहरण देखो, उदाहरण कौन होता है, आपने कहा ग्लाइसिन जो होता है वो कैसा है, उदासीन एमिनो अम्ल। आपने कहा इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए कितनी पीएच आती है, आपने कहा 6.1 आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अपन बात करें किसका, आपने कहा अम्लीय के लिए, तो देखो अम्लीय एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके लिए ज्विटर आयन के लिए निर्माण के लिए पीएच का मान कितना होता है, आपने कहा 2 के बराबर होता है या फिर 2 से भी क्या होता है, कम। जैसे उदाहरण देखो एस्पार्टिक अम्ल, आपने कहा एस्पार्टिक अम्ल कैसा होता है, आपने कहा अम्लीय होता है। इसके लिए जब अपन बात करते हैं पीएच की तो ये मान आता है कितना, आपने कहा लगभग 2.8 आता है, यानी 2 के लगभग आते हैं। तो आपने कहा अम्लीय अमीनो अम्ल जो होते हैं उसमें किसका निर्माण हो जाएगा, ज्विटर आयन का। और ज्विटर आयन आते ही यहाँ पे इस पीएच पे यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपने कहा समविभव बिंदु। एक और कौन सा बच गया, आपने कहा क्षारीय। ऐसे कहा जाता है क्षारीय एमिनो अम्ल जो होते हैं उसके अंदर, तो आपने कहा क्षारीय एमिनो अम्लों में ज्विटर आयन का निर्माण कब होता है, आपने कहा जब पीएच का मान लगभग किसके बराबर हो जाए, 9 या 10। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका कौन होता है, लाइसिन। अगर बात करें अपन लाइसिन के लिए तो इसके लिए जो पीएच का मान आता है वो कितना आता है, आपने कहा 9.7 आता है। अब 9.7 पीएच आएगी तो ये ज्विटर आयन का निर्माण कर लेंगे, और ज्विटर आयन का निर्माण कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपने कहा समविभव बिंदु। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है क्या, एमिनो एसिड। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, अच्छा एक चीज़ और, एमिनो अम्लों में भी 2 नाम आ जाते हैं। एक पूछ लिया जाता है आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, और एक कह दिया जाता है अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं। देखो ऐसे कोई भी एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में हो सकता है, तो अपना जो शरीर अगर खुद उनको संश्लेषित कर सकता है तो आपने कहा ऐसे एमिनो अम्लों को बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता अगर नहीं है तब तो वो क्या कहलाते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल। लेकिन 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको अपन को बाहर से ग्रहण करना भोजन के साथ में क्या होता है, आवश्यक होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। और इनको याद करने का एक तरीका होता है टीवी मील पथ, ठीक है, यानी जैसे यहाँ से ट्रिप्टोफेन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, इस तरह से जो होता है फेनिल एनाथ्रीन, ये वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। तो आपने कहा जिनको बाहर से ग्रहण करना आवश्यक होता है क्योंकि उनका संश्लेषण हमारी बॉडी स्वयं में नहीं कर सकती, तो वो क्या कहलाते हैं, आपने कहा आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो सकता है वो क्या कहलाते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखिए, अब अपन पढ़ेंगे एक तो पेप्टाइड और एक क्या पढ़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड। देखो क्या कहेंगे, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। आपने कहा एमिनो अम्ल जो होते हैं वो हमेशा एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, और एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़कर और किसका निर्माण करते हैं, पेप्टाइड का। जैसे आपने कहा 2 एमिनो अम्ल
अम्ल जुड़ गए, तो आपने कहा 2 एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, वो क्या बनेगा, आपने कहा डाइपेप्टाइड। आपने कहा 3 जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। आपने कहा 4 जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, टेट्रापेप्टाइड। और आपने कहा बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, अधिक जुड़ गए तो इनको क्या कह दिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, आपने कहा एमिनो एसिड होते हैं, उनके जुड़ने का सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और जैसे ही 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं वहाँ पे एक बंध बनता है और उस बंध का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बंध। और अगर बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है, फिर पॉलीपेप्टाइड। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। आपने कहा कोई भी क्या ले लो, 2 एमिनो एसिड ले लो। जैसे आपने एक तो ले लिया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन तो क्या होता है, आपने कहा CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और इसमें इधर क्या जुड़ा होता है, आपने कहा NH2। और आपने कहा इस कंपाउंड का नाम क्या है, आपने कहा ग्लाइसिन। सबसे सरल प्रकार का क्या होता है, एमिनो एसिड। अब अपन दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं, आपने कहा एलानिन ले लो। देखो आपने कहा एलानिन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या होता है CH, यहाँ पे क्या जुड़ा होता है CH3, और ये क्या जुड़ा होता है NH2। तो आपने कहा 2 एमिनो एसिड लिए, एक तो क्या लिया ग्लाइसिन, एक क्या ले लिया एलानिन। आपने कहा दोनों की अभिक्रिया करा दो। देखो जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे, आपने कहा यहाँ से क्या हट जाएगा, H2O क्या बन जाएगा। इधर से अगर और बहुत सारी रिएक्शन हो तो आपने कहा इधर से OH हटते जाते हैं, इधर से H क्या बन गया, एक बार डाइपेप्टाइड बना देते हैं तो इतना ही लेते हैं। तो यहाँ तो क्या रह गया, आपने कहा NH2, यहाँ पे CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जुड़ गया किससे, NH से, ये क्या था C, ये क्या जुड़ा हुआ था CH3, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है OH। तो देखो 2 जब एमिनो एसिड जुड़े तो ये बॉन्ड जो बनता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, एमाइड। ठीक है, और आपने कहा 2 एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं तो इस बॉन्ड को नाम क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, पेप्टाइड बंध को अपन नॉर्मल क्या कह सकते हैं, आपने कहा एमाइड बंध बन गया। ठीक है, एमाइड बंध। तो आपने कहा 2 जुड़े तो इसका नाम क्या कहेगा, जो बनने वाली श्रृंखला है वो क्या कहलाएगी, डाइपेप्टाइड। और अगर ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएं तो फिर वो क्या बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब अपने पास में स्टार्ट होता है अपना सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर पेप्टाइड हैं बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं इनसे फिर क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं। तो देखिए अपन एक सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो अब अपना सेकंड जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कौन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या होती है, तो आप अगर बात करते हैं प्रोटीन की तो ऐसे कहा जाता है कि अगर प्रोटीन जो होती है इसका क्या कराया जाए, आपने कहा जलब गठन। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, आपने कहा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपने कहा पॉलीपेप्टाइड का भी क्या करा दो, जलब गठन, तो क्या बन जाते हैं, आपने कहा पेप्टाइड बन जाते हैं। अब पेप्टाइड किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपने कहा इनका भी जलब गठन करा दो, तो लास्ट में क्या आ जाते हैं, एमिनो एसिड आ जाते हैं। ठीक है, और अधिकांश एमिनो एसिड कैसे होते हैं, एल का मतलब क्या है, इनमें NH2 समूह इधर किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, और अपना एसिड समूह कहाँ पे पाया जाता है, टॉप पे पाया जाता है। ऐसे कहा जाता है। पिछले वाला जो टॉपिक था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका सामान्यतः विन्यास क्या होता है, डी। और अगर एमिनो एसिडों की बात करें तो एमिनो एसिडों का सामान्यतः विन्यास क्या पाया जाता है, एल पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं। तो आपने देखो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एमिनो एसिड मिलके पेप्टाइड, पेप्टाइड मिलके पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब देखो प्रोटीन क्या होती है, आपने कहा प्रोटीन जो होती है वो किसकर मिलकर बनी होती है, आपने कहा वर्ड होता है प्रोटियोज। ठीक है, इस प्रोटियोज का मतलब होता है, आपने कहा प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब क्या है, आपने कहा अति आवश्यक, प्राथमिक। ठीक है, या इसे क्या बोला जाता है, अति आवश्यक। अति आवश्यक का मतलब क्या है, अपनी जो शरीर है उस शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, या अपन कहें विकास के लिए, और या फिर अपन कहें मरम्मत के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के बिना अपना शरीर है उसका विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोटीन अपने लिए क्या होती है, अति आवश्यक। क्योंकि
अपनी जितनी भी, जैसे अपना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अपनी जितनी भी एंटीबॉडी है उनकी बात करें, आपने कहा हार्मोन जितने भी हैं उनकी बात करें, एंजाइम जितने भी हैं इनकी बात करें, इसके अलावा नाखून हैं, बाल हैं, मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, ये सब किससे मिलकर बनी होती है? आपने कहा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन जो है अपने लिए इतनी आवश्यक तो है, लेकिन अगर बात करें प्रोटीन का वर्गीकरण, तो देखो प्रोटीन का जो वर्गीकरण किया जाता है, तो आपने कहा पहला उसका वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? आपने कहा आणविक संरचना के आधार पर। और अपन ऐसे कहते हैं कि आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन होती है वो कितनी प्रकार की होती है? 2। पहली तो कौन सी होती है? आपने कहा रेशेदार प्रोटीन। अब रेशेदार प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि इस प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हो जाती हैं, और समांतर व्यवस्थित होकर और कैसी संरचना का निर्माण कर देती है? आपने कहा रेशेदार संरचना का। ये किस किस में पाई जाती है? ये जल में क्या होती है? आपने कहा अघुलनशील होती है, ठीक है, जल में नहीं घुलती है ये। अगर अपन बात करें जैसे बाल हैं, नाखून है, त्वचा जो है, इनके अंदर, तो आपने कहा इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपने कहा केराटिन प्रोटीन। अगर आपसे पूछ ले मांसपेशियां जो है उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अपन क्या कहते हैं? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे बात करें अस्थियों की, तो अपन कहते हैं अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अपन ने कहा कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो सारी प्रोटीन है इनकी संरचना कैसी होती है? आपने कहा रेशेदार होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरी क्या होती है? आपने कहा गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन जो होती है उसमें क्या कहते हैं? श्रृंखलाएं पहले तो रेशेदार होती हैं, लेकिन फिर आपस में बंद बनने के कारण ये जो संरचनाएं हैं ये इस तरह से आपस में कुंडलित हो जाती हैं और किसका निर्माण कर देती हैं? आपने कहा गोलाकार संरचना का। और गोलाकार संरचना का निर्माण करने के कारण ये क्या कहलाती हैं? गोलाकार प्रोटीन। अगर इसकी बात करें तो ये जल में क्या होती है? आपने कहा घुलनशील होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे हीमोग्लोबिन होता है वो किसके अंदर आता है? आपने कहा गोलाकार प्रोटीन में। इसके अलावा इंसुलिन जो होता है वो भी कैसा होता है? गोलाकार प्रोटीन का। या फिर एल्ब्यूमिन जो होता है उसकी बात करें तो ये भी किसका उदाहरण होता है? गोलाकार प्रोटीन का। अब बात आती है कि प्रोटीन तो 2 टाइप की हो गई, एक तो रेशेदार और एक गोलाकार। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो देखिए अगर अपन बात करें इसकी संरचना की, तो अपन ने कहा प्रोटीन जो होती है उसकी 4 संरचनाएं देते हैं अपन। पहली संरचना क्या होती है? आपने कहा प्राथमिक संरचना कैसे होती है? आपने कहा एमिनो एसिड जो होते हैं उनका जुड़ने का सीक्वेंस हमेशा फिक्स होता है। तो आपने कहा एमिनो अम्लों के जुड़ने से जिस संरचना का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? इसकी प्राथमिक संरचना। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अपने अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं? 574 एमिनो एसिड होते हैं। आपने कहा ये एमिनो अम्ल है हमेशा एक निश्चित सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपने कहा कोई भी एमिनो एसिड थे और आपने कहा ये एक इस तरह से एक निश्चित सीक्वेंस में जुड़ रहे हैं, कितनी संख्या होती है? आपने कहा 574। लेकिन देखिए अगर आपने यहाँ पे एक भी एमिनो एसिड को चेंज कर दिया, जैसे एक नाम आता है ग्लूटेमिक एमिनो एसिड, आपने कहा एक जगह भी अगर ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल था उसकी जगह कौन आ जाता है? आपने कहा वैलिन आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये श्रृंखला थी 574 एमिनो एसिड थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह पे सीक्वेंस क्या हो गई? चेंज। अब 574 में से 72 तो सेम है, लेकिन एक जगह चेंज होते ही अपनी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी जो गोलाकार होती है उसका आकार ऐसे हंसियाकार हो जाता है और आरबीसी के फटने के कारण अपनी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अगर एक भी एमिनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हुई तो ये अपने लिए क्या होती है? बहुत ही डेंजरफुल होती है। तो आपने कहा पहले एमिनो एसिड एक निश्चित सीक्वेंस में जुड़ते हैं, ये क्या कहलाती है? प्राथमिक संरचना। दूसरा देखिए सेकंड क्या आती है? आपने कहा दूसरी आती है द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में क्या कहते हैं कि प्राथमिक संरचना जो होती है इस तरह से, ठीक है, इसमें कुंडलन हो जाता है और कुंडलन होने से क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और ये किसका निर्माण कर देती है? द्वितीयक संरचना का। कैसे? आपने कहा ये भी 2 प्रकार की हो सकती है। पहली क्या होती है? अल्फा हेलिक्स प्रकार की। देखो अल्फा हेलिक्स किसको बोलते हैं? आपने कहा जैसे कोई एमिनो एसिड थे,
ये फिक्स सीक्वेंस में थे, आपने कहा ये घूम गई, कुंडलन हो गया इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई NH समूह था, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और यहाँ पे क्या बन जाता है, आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो आपने कहा ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही देखो अगला कुंडलन आया, आपने कहा यहाँ पे क्या था, NH, अगले में क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या बन गया, आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही क्या था, NH, इधर क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एक बार जब कुंडलन हुआ तो ये संरचना क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और ये निर्माण कर देती है किसका, अल्फा हेलिक्स संरचना। दूसरी देखो सेकंड जो होती है उसको बीटा बोला जाता है, बीटा लहरदार संरचना या चद्दरनुमा संरचना या फिर बीटा प्लेटलेट्स स्ट्रक्चर। कैसे, आपने कहा इसमें कुंडलन नहीं होने की बजाय ऐसे होता है, एक एमिनो एसिड की या पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला इस तरह से थी, एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला इस तरह से थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, NH, फिर क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर NH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे आपने कहा दूसरी जो श्रृंखला है उसमें विपरीत ग्रुप क्या हो जाते हैं, आपने कहा आमने सामने आ जाते हैं, और विपरीत ग्रुप जब आमने सामने आएंगे तो आपने कहा इनके बीच में क्या बन जाते हैं, आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनते हैं तो ये एक प्लेटनुमा संरचना या ऐसे फिक्स चद्दरनुमा संरचना बनने के कारण क्या कहलाती है, बीटा प्लेटलेट स्ट्रक्चर कहलाती है। अब आती है कौन सी, तीसरी, आपने कहा तीसरी कौन सी होती है, आपने कहा तृतीयक। तृतीयक में क्या कहते हैं, ये जो श्रृंखलाएं हैं इनमें और ज्यादा क्या बन जाते हैं, आपने कहा या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, या इसमें कहा सल्फाइड बंध बन जाएंगे, या आपने कहा कोई पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। तो आपने कहा पॉलीपेप्टाइड बंध बनने के कारण और ज्यादा क्या हो जाता है, कुंडलन हो जाता है। और लास्ट जो आती है वो कौन सी आती है, आपने कहा चतुर्थक संरचना। और इस संरचना में क्या होता है कि आपने कहा प्रोटीन जो होती है वो इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती है कि अपन जो है इसकी संरचना का अध्ययन नहीं कर पाते, और ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, आपने कहा फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ऑक्सीजन का परिवहन कौन सी संरचना में होता है, आपने कहा चतुर्थक संरचना में होता है, ठीक है। तो आपने कहा चार संरचनाएं होती हैं, पहली कौन सी होती है, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, और चौथी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाती है और क्या बना देती है, चतुर्थक संरचना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रोटीन के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे अपन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, रिंग टेस्ट कर सकते हैं, आयोडीन परीक्षण हो सकता है, या इसमें हेलर वाले परीक्षण वगैरह आते हैं। तो आपने कहा प्रोटीनों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। लेकिन एक नाम आता है प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, आपने कहा विकृतीकरण करना क्यों जरूरी है वो देखो। आपने कहा छोटे मोटे ये जीव जंतु हैं, जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आपने कहा प्रोटीन को अगर क्या किया जाए, उच्च ताप पर गर्म किया जाए, ठीक है। गर्म करने पर क्या हो जाता है, प्रोटीन जो हो जाती है उसका विकृतीकरण हो जाता है, और विकृतीकरण होने से आपने कहा इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है, प्रोटीन में जो भी गुण है वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं इसकी जैविक सक्रियता है वो क्या हो जाती है, आपने कहा खत्म हो जाती है, सही है। तो आपने कहा उच्च ताप पे गर्म करने पर प्रोटीन की संरचना विकृतीकरण हो जाती है, इसकी जैविक सक्रियता भी क्या हो जाती है, समाप्त। जैसे अपन ने कहा अंडे को जब गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, आपने कहा ऑमलेट बन जाता है। ऑमलेट का मतलब है इसमें प्रोटीन जो थी उसका क्या हो गया, विकृतीकरण। दूसरा आपने कहा विकिरणों से भी क्या करा सकते हैं, इसका विकृतीकरण। कैसे, आपने कहा कैंसर जब हो जाती है तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बार बार रेप्लिकेशन करती हैं। आपने कहा जब इसमें से बहुत ज़्यादा उच्च ऊर्जा वाली क्या निकाली जाती है, विकिरणें, तो विकिरणों के कारण जो सेल्स हैं उनका क्या हो जाता है, विकृतीकरण, और एक बार के लिए उसकी वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तीसरा देखो अगर बहुत भारी धातु हैं, ठीक है, तो आपने कहा भारी धातुएं जो होती हैं उनके अंदर भी क्या कर दिया जाता है, आपने कहा प्रोटीन का विकृतीकरण कर दिया जाता है। और अगर अपन बात करें इनसे तो आपने कहा इसका फायदा क्या है, तो आपने कहा अगर अपन किसी की भ्रूण अवस्था के अंदर अपन को पता चल जाए कि इसके अंदर कोई भी एमिनो एसिड के सीक्वेंस को देख के इसमें ये वाली डिजीज होनी है,
तो अपन उसको विकिरण वगैरह से क्या करा सकते हैं, आपने कहा उस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके और जो भी रोग हो रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर विकृतीकरण की बात करें तो देखिए जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं तो ऑपरेशन वगैरह से पहले जितने भी आपके क्या होते हैं ये उपकरण वगैरह लेते हैं जो भी ऑपरेशन के अंदर, उन सबको भी क्या करते हैं यूवी रेज में रखा जाता है, जिससे उन पर भी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आपने कहा बैक्टीरिया वगैरह नष्ट होंगे तो दूसरा जो पेशेंट होता है उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, तो प्रोटीन जो होती है उसका विकृतीकरण भी किया जा सकता। इसका उपयोग किस में करते हैं, तो अपन ने कहा रोगों को डायग्नोसिस करने में किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है वो आजकल कैंसर में जो रेडियो कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें किया जाता है। तो ये अपने दो टॉपिक हो गए, पहला एमिनो एसिड और दूसरा अपने पास में प्रोटीन। प्रोटीन वाला जो चैप्टर था वो थोड़ा सा थ्योरी वाला था। अब अपन बात करेंगे लास्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड, तो उसके लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।